This video is going to be one of the most important video of yours today in terms of learning. Here we are not only going to revise 2018 June current affair, but we are also going to interrelate all these current affair with mains so that you can generate maximum number of points along with current affair example. Here we will follow technique of active recall and brainstorming. Before proceeding further, if you want to have PDF of this session, so you can join this Telegram channel, Active Mind IAS, by scanning this code. Here at Active Mind IAS, we focus on effective strategies, conceptual clarity, and we focus on memory enhancement through active recall and brainstorming. So first news of the day is India trying for US trade deal by July 8 deadline. जो जुलाई 8 है वो डेडलाइन है. Now, what's exactly is in news is there is concern regarding trade for the following items: GM crops and cow milk. यूएसए चाहता है इंडिया इन चीजों पे रेस्ट्रिक्शन हटा ले, बट ये इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है. जीएम क्रॉप्स की कुछ लिमिटेशंस है. सिमिलरली, इफ वी आर गोइंग टू अलाउ फ्री काउ मिल्क और विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, then this is going to impact farmer interest. This is in news. Now you have to relate this thing with prelims, that GM crops, which is the apex body for regulating monitoring GM crops. आपको पता होना चाहिए वो GEAC है. क्या आपको पता था? इसकी फुल फॉर्म पता है आपको? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी. सेकेंड, GEAC लाइज अंडर विच मिनिस्ट्री? जो आपको वो पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट. क्या आपको एक्ट पता है कौन से एक्ट के अंदर आती है? तो वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना है. ये फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आज का. सेकंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद स्टैटिक पोर्शन इज फूड क्रॉप वर्सेस नॉन फूड क्रॉप इन टर्म्स ऑफ जीएम क्रॉप्स. इंडिया के अंदर नॉन फूड क्रॉप्स के अंदर ही जीएम क्रॉप का अलाउ किया गया है. आप उस क्रॉप का नाम बता सकते हो जिसके अंदर जेनेटिक मॉडिफायर अलाउ है इंडिया में? उस क्रॉप का नाम सी से स्टार्ट होता है. वाई वी आर नॉट अलाउइंग इन फूड क्रॉप? This we will see in mains analysis when we relate these GM crops with respect to our mains interlinkage. Now, when you revise static portion of biotechnology, then you will come this term Barnes Buster gene as well as two varieties, that is Hira and Varun. One is indigenous and one is not indigenous. मैं बता देता हूं आपको. वरुण इज इंडिजिनस वेराइटी, हीरा इज नॉट इंडिजिनस. बार्नेस बास्टर, ये दोनों जो चीजें रिलेटेड है, ये जीएम मस्टर्ड से रिलेटेड है. मस्टर्ड के अंदर भी दो है. एक तो जो मस्टर्ड की यील्ड इंक्रीज करने के लिए है, एंड सेकंड इज टू रिमूव पंजेंट स्मेल ऑफ मस्टर्ड. तो ये प्रीलिम रिलेटेड न्यूज होगी जीएम क्रॉप्स की. ये हमने रिलेट किया यूएसए की न्यूज से. जो ट्रेड डील चल रही है उसमें दो कंसर्न है जीएम क्रॉप का, हमने उसको प्रीलिम से रिलेट कर लिया. इसी तरीके से आपको इंफॉर्मेशन का वेब बनाते हुए चलना है. नाउ व्हाट कैन बी द प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन? तो वो आपको देखो, जब जीएम क्रॉप आया तो आप 2 मिनट लेके माइंड के अंदर ही एक्टिव रिकॉल कर लो लाइक दिस. व्हाट कैन बी द बेनिफिट ऑफ जीएम क्रॉप? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज गोइंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. हाउ इट इज गोइंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी? व्हेन यू आर राइटिंग इन मेंस आंसर, देन सपोज दिस इज पेज एंड यू आर राइटिंग जीएम क्रॉप बेनिफिट or advantages of GM crop. Now you write productivity increases, but you have to mention with arrow that productivity increases because by allowing GM crops or by having genetic modification we are going to kill pest. जब पेस्ट किल हो जाएंगे, जब अपने आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने लगेगी. सेकंड इज पेस्टिसाइड का जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि जब पेस्ट उतने ज्यादा रहेंगे नहीं तो पेस्टिसाइड भी क्या काम का, तो उसका कंजम्पशन डिक्रीज होने लगेगा. थर्ड बेनिफिट क्या होने वाला है? जो न्यूट्रिशन एस्पेक्ट है वो इंक्रीज होगा. जो फूड फोर्टिफिकेशन होता है एंड बायो फोर्टिफिकेशन होता है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है. फूड फोर्टिफिकेशन आफ्टर जो क्रॉप हो जाती है उसके बाद फूड फोर्टिफिकेशन करते हैं. जैसे जो राइस की जो राइस फोर्टिफिकेशन होता है, जो राइस के जो कर्नाल्स होते हैं, 100 कर्नाल्स पे 1 जो ब्राउन राइस करके जो होता है, तो वहां पे हम उसको फोर्टिफाइड राइस बोलते हैं.
जो एडवांटेजेस क्या है, जीएम क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, पेस्टिसाइड का कंजम्पशन डिक्रीज होगा. नाउ think about farmer. When crop productivity increases, when input cost is going to decrease, then farmer income is going to increase. Nutrition का aspect cover हो ही गया. Now one more thing is future existing crop. If we come with a technique with the help of genetic modification that rice utilizes less water, then it is going to benefit farmer as well as it is going to save groundwater. It will make rice a drought resistant. But you have analyzed positive aspect of GM crops. Now you can analyze challenges associated with GM crop. First of all, health effects are not completely researched properly. So what can it have probable health effects that needs to be researched. If we are going to use genetic modified crops, then if we use it again and again, then it will become a monoculture practice, and it will impact soil health as well as it will not be good for environment. For GM's crop, we have one more challenge that is related with genetic engineering appraisal committee regulation and approval. Yesterday, I mentioned you about interministerial conflicts as well as ministry function in silos. When we are talking about genetic engineering appraisal committee and GM crop, then many ministry get involved in this. Ministry of Environment, Ministry of Commerce for export purposes, and Ministry of Agriculture. You can also learn about APIDA. What function APIDA has. This will help you in detail. Further, in GM crops, private monopoly is there. As you may have heard about Monsanto company, second terminator gene concept is there. That farmer जो सीड से दोबारा एक बार क्रॉप साइकिल के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकता, तो वो टर्मिनेटर जीन का कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट मोनोपोली आ जाती है. नेक्स्ट चैलेंज इज एसोसिएटेड विद प्रॉपर रिसर्च. जीएम क्रॉप के अंदर अभी हेल्थ पे क्या इफेक्ट होने वाला है वो भी प्रॉपर नहीं है. बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से इंपैक्ट करेगा. जो पेस्ट किल हो चुके हैं लेकिन अदर जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो अनफोर्सीन है, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए. सो अभी हमने क्या देखा है, हमने जो इंडिया यूएसए ट्रेड डील थी उसके बारे में हमने देखा. दो चीजों पे कंसर्न था, जीएम क्रॉप्स, काउ मिल्क. जीएम क्रॉप के हमने पॉजिटिव एनालिसिस देख लिए, मेंस पर्सपेक्टिव से नेगेटिव एनालिसिस चैलेंजेस देख लिए. जीएम क्रॉप्स की हमने प्रीलिम रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिवाइज कर लिया. जीएसी के बारे में देख लिया. जीएसी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कौन से एक्ट के अंदर आता है, कौन से क्रॉप के अंदर अलाउ है, फूड क्रॉप्स क्या होती है, नॉन फूड क्रॉप्स क्या होती है, बार्नेस बास्टर ये जीन किससे रिलेटेड है, मस्टर्ड से रिलेटेड है. ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन का रिसाइकल हो गया. नाउ सेकंड मेंस एंगल इज विद रेस्पेक्ट टू यूएसए. जब यूएसए के साथ ट्रेड डील की बात हो रही है तब आपको पता होना चाहिए कि यूएसए के साथ कौन कौन से चैलेंजेस है. आपको 5 मिनट निकाल लेने अपने, एंड यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज सो दैट योर माइंड डज नॉट गेट रस्ट. ये एक्टिव रिकॉलिंग आप अपने नोट्स से भी कर सकते हो जो आपने प्रिपेयर किए हैं, जो आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हो वहां से कर सकते हो, फ्रॉम गूगल से भी कर सकते हो दिस पार्ट. अब जो चैलेंजेस वाला पार्ट है, जब आईआर के अंदर यूएसए से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तब यूएसए से रिलेटेड, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड इंडिया क्या चैलेंजेस फेस करती है, दैट हैज टू बी मेंशन्ड बाय यू. इफ यू एक्टिवली रिवाइज दीज थिंग्स इन ए ईयर around 10 to 15 times by having news in front of you, then it will become a cakewalk exercise in mains for you. You will be able to write much faster than other fellow aspirants. Now, what are the challenges? Strategic autonomy. You have to mention these keywords. Strategic autonomy means India wants to align with its own strategic autonomy, but USA forces India with respect to Russia and China that you need to keep योर इंटरेस्ट एज पर यूएसए. रशिया के केस के अंदर एग्जांपल देके बताता हूं आपको. जैसे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो यूएसए अपने परचेस करने के लिए बोलती है, रशिया से परचेस करने के लिए कार्डसा करके सैंक्शन अप्लाई करने की बात होती है. तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का वायलेशन होता है. सेकंड, ट्रेड एंड इकोनॉमिक प्रैक्टिस.
थोड़े दिन पहले ये न्यूज में था कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेस जीएसपी से यूएसए ने इंडिया को बाहर कर दिया था। एट द सेम टाइम जो ई कॉमर्स की जो पॉलिसीज है, जो आईपीआर रिलेटेड कंसर्न है, वो भी इंडिया और यूएसए के अंदर काफी फ्रीक्वेंट न्यूज में रहते हैं। जो फाइटो सैनिटरी मेजर्स होते हैं, जो फूड क्रॉप्स पे होते हैं, उन पे भी टेंशन बनी रहती है इंडिया एंड यूएसए के बीच में। नेक्स्ट चैलेंज है वीजा रिलेटेड चैलेंज, इमिग्रेशन। आपको पता होना चाहिए H1B वीजा नाउ नॉर्म्स हैव बीन बिकमिंग रिजिड विद रेस्पेक्ट टू यूएसए फॉरेन पॉलिसी। तो वो वाला चैलेंज भी इंडिया फेस कर रही है। डाइवर्जेंस ऑन इमर्जिंग एंड ग्लोबल इश्यूज। I hope you are understanding what I am doing. You have to mention this as an argument in mains answer. But if you are only going to mention this argument and you are not going to explain with the help of example, then there will be less clarity. You will be getting marks below average. Now you are mentioning the divergence on emerging or global issues. Then you mentioned that if when there was a Russia-Ukraine war, India took a neutral stance. Then this was divergence. Second, if you talk about climate agreements, then USA is withdrawing from each and every agreement. At the same time, when we talk about WTO, WHO, then USA's stance is completely different from India's stance. Other challenge India faces from USA side is interference in domestic policies, in religious matter, freedom of speech, related issues most often cited by USA, and human rights concern. Although there also exist many issues at their level like racial discrimination, but USA दूसरों पे ज़्यादा focus करता है. At the same time, this is much of the challenge India is facing with USA. Now see, I am not here completely dealing with USA as an IR relation topic. I am only dealing with challenges because today came topic with respect to challenge related with trade aspect between India and USA. So I am extending this topic and I am mentioning more challenges so that you can revise. At the same time, if you see, one news is also there with respect to China, and it was also associated with SCO summit, and it was dealing with respect to settlement of boundary dispute. So you must have to recall जिस चाइना के साथ इंडिया क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, मतलब क्या चैलेंजेस रहते हैं, जो आपको पता होना चाहिए. बॉर्डर डिस्प्यूट है, आप एग्जांपल दे दोगे गलवान वैली का. फिर आप एग्जांपल दे दोगे कि जो अरुणाचल प्रदेश है, चाइना उसको अपना साउथ चाइना का पार्ट कंसीडर करता है. सेकंड थिंग इज टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी. जितने भी डिवाइसेज हैं, जितने भी कंपनीज है लाइक वीवो, ये सब चाइना के मोबाइल मैन्युफैक्चरर है. तो हमेशा एक एलिमेंट ऑफ डाउट रहता है ये कि यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी का भी वॉयलेशन हो सकता है और इंटरनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट हो सकता है. इफ यू टॉक अबाउट ट्रेड रिलेटेड चैलेंज, देन 80 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट, एंड दिस इज ह्यूज रियली. 80 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट है. अदर चैलेंजेस विद रेस्पेक्ट टू चाइना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी. आप देखोगे जो इंडिया का मैप बनाओगे, जो जो सदर्न रीजन वाला पार्ट है, जो ओशन वाला पार्ट है, यहाँ पे जो चाइना है स्ट्रिंग ऑफ पल्स के थ्रू, ये टर्म्स, ये कीवर्ड यूज होता है, उसके थ्रू अपने आप को कवर कर रहा है, एंड सर्कलिंग कर रहा है. फिर चाइना पाकिस्तान का एक एक्सेस है जो इंडिया के लिए एज ए चैलेंज एग्जिस्ट करता है, दैट चाइना ट्राइज टू ब्लॉक एंड विड्रॉ टेररिस्ट अंडर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स लाइक यूएनएससी. मतलब जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को जब डिक्लेयर करना होता है तो चाइना विड्रॉ कर लेता है वहां पे. एट द सेम टाइम सोविनिटी का भी वॉयलेट होती है, जो सीपीईसी जो कॉरिडोर है चाइना का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला, तो वहां पे पाकिस्तान के साथ भी हो रही है. और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन भी आपको डील करने पड़ेंगे. ये इंटरनेशनल रिलेशन में जब भी क्वेश्चन आता है, जब आप इस एस्पेक्ट को कभी मत भूलना. व्हेन यू टॉक अबाउट एससीओ समिट, व्हेन यू टॉक अबाउट ब्रिक्स, आप देखोगे जो इंडिया रिलेटेड इंटरेस्ट होते हैं, चाइना एम एट साइडलाइनिंग इंडिया इंटरेस्ट. यूएनएससी पे इंडिया की जो परमानेंट सीट होती है उसको चाइना ब्लॉक कर देता है. दीज आर द चैलेंजेस इंडिया इज फेसिंग विद रेस्पेक्ट टू चाइना. So whenever news comes with respect to China, and now
there was this news was related with border dispute, and you took out your 5 minutes and you have revised through active recall. सो ये एक्सरसाइज आपको काफी हेल्प करने वाली है। हमने इस न्यूज को मेंस के रिलेटेड से भी रिलेट कर लिया, आपके नोट्स भी रिवाइज हो चुके होंगे। एट द सेम टाइम यू हैव लर्न द आर्ट ऑफ लिंकिंग प्रीलिम न्यूज विद मेंस। नाउ प्रीलिम स्पेसिफिक न्यूज, लॉर्ड जगन्नाथ यात्रा वाज इन न्यूज जो अभी चल रही है। तो आपको लास्ट फ्यू डेज के सेशन से पता होगा कि 3 प्लेस स्पेसिफिक न्यूज आ गई है। फर्स्ट हमने अंबुबची मेले के बारे में पढ़ा था, बोनालू फेस्टिवल के बारे में कल पढ़ा था, वो तेलंगाना के अंदर जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, ये आसाम के अंदर है। अब नौ जगन्नाथ यात्रा है वो पूरी उड़ीसा के अंदर होती है। तो यहाँ पे जो 3 जो गॉड है वो है, एक तो लॉर्ड जगन्नाथ, उनके ब्रदर लॉर्ड बालभद्र एंड देवी सुभद्रा। इन 3 के रथ होते हैं, वो जो रथ यात्रा होती है। जो जगन्नाथ पुरी है ये 4 धाम का पार्ट भी है। जो बद्रीनाथ उत्तराखंड के अंदर है, द्वारकाधीश जो गुजरात के अंदर है, और रामेश्वर जो तमिलनाडु के अंदर है, और जो जगन्नाथ है वो उड़ीसा के अंदर। ये 4 धाम प्रोजेक्ट का पार्ट भी है। नाउ आपके लिए क्वेश्चन ये है कि व्हाइट पगोड़ा किसको बोलते हैं। अब ये देखो, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, आज का सेकंड क्वेश्चन है आपका। ब्लैक पगोड़ा किसको बोलते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। आई कैन टेल यू इजीली, बट यू हैव टू डू रिसर्च एट योर ओन, यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। दिस इज द ओनली वे टू सेव योर अटेम्प्ट इन दिस यूपीएससी जर्नी। अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो एकदम पैसिव लर्निंग हो चुकी है। इंफॉर्मेशन का जो रिटेंशन है वो काफी मिनिमम हो चुका है, बिकॉज वी आर नॉट पुटिंग आवर एफर्ट्स। सो हमको ये एफर्ट पुट करने, जो भी एक्सरसाइज दे रहा हूं आप उस पर सीरियसली फोकस कीजिए। नाउ थर्ड न्यूज इज रिलेटेड विद गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। फर्स्ट क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू द प्रीलिम इज गोइंग टू बी अंडर विच मिनिस्ट्री दिस ऑफिशियल लैंग्वेज कम्स। तो आपको पता होना चाहिए, होम अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। आपको मैं पूछता हूं अपनी कंट्री की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, या कोई है ही नहीं, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपका फोर्थ क्वेश्चन होने वाला है आज का। आप वीडियो देख लेना, मेरे को याद नहीं रहता कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन होने वाला है। ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी कौन सी है, जो आर्टिकल 343 के अंदर हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज है। और जो इंग्लिश जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंदर है, जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, जो 1963 के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल में नहीं है। अब जब लैंग्वेज का आर्टिकल है तब आपको देखो जो स्केड्यूल्स है उनके बारे में पता होना चाहिए, जो पॉलिटी के अंदर हम पढ़ते हैं। अभी लैंग्वेज न्यूज में तो आपको 8th स्केड्यूल के बारे में पता होना चाहिए कि 8th स्केड्यूल में कितनी लैंग्वेज है। सेकंड, जो इनिशियल कितनी लैंग्वेज थी, जो 14 थी। बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो लैंग्वेज ऐड हुई है उसका 2024 के अंदर भी प्रीलिम में क्वेश्चन था। जो मैं आपको अमेंडमेंट बताता हूँ, 21st अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट एक्ट, 92nd अमेंडमेंट एक्ट। 21st अमेंडमेंट एक्ट से 1 लैंग्वेज ऐड हुई, 71st से 3 लैंग्वेज ऐड हुई, 92nd से 4 लैंग्वेज ऐड हुई। तो 1 + 3 = 4, 21st + 71st = 92। तो ये ट्रिक है, इसको याद कर लेना आप। तो ये मैंने कीवर्ड यूज कर रखे हैं, आपको देखो इसको बताना पड़ेगा। आपको मैं ये बता देता हूं और ये बता देता हूं, इसका आपको बताना पड़ेगा ये एस कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई थी। जो 71st अमेंडमेंट एक्ट से जो लैंग्वेज ऐड हुई थी वो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली थी। यहां से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली थी। इसका आपको बताना है एस से रिलेटेड। ये आपका 5th और 6th क्वेश्चन है। आर्टिकल 343 में मैंने आपको बता ही दिया है कि हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज है। नाउ हियर आई हैव done one nice thing, that is, one is national language, one is official language, one is regional language, and one is classical language. तो अपनी नेशनल लैंग्वेज देखो कोई नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश बता दिया, और रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट एंड पार्लियामेंट। वो आपको देखना पड़ेगा, मे बी यहाँ पे कंफ्यूजन है, स्टेट हाई कोर्ट भी होता है, पार्लियामेंट भी होता है, इन दोनों के अंदर। नाउ क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी होती है, इसकी कंडीशन देखो आपको रिकॉल करनी है। इसको कंडीशन आपको इसको गूगल से देखना है। जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो 11 है। 5 लैंग्वेज लास्ट ईयर ऐड हुई थी, जिसके अंदर ये मराठी, बंगाली, असमीज, पाली, प्राकृत, और जो पहले की जो 6 लैंग्वेज थी वो साउथ के जो 4 स्टेट है, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे केरला है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है। एट द सेम टाइम यहाँ पे उड़ीसा है, और जो ये नॉर्थ बेल्ट की जो लैंग्वेज थी, तो संस्कृत, उड़िया,
Telugu, Kannada, Malayalam, and one more language is there. You have to recall that language. Tamil. Now fourth news is related with Global Unicorn Index. नाउ प्रीलिम्स में जो कंफ्यूजन हो सकता है वो ये बोल देंगे आपको कि ये जो इंडेक्स है ये वर्ल्ड जो विपो इनोवेशन जो इंडेक्स होता है वो रिलीज करता है जो इनोवेशन इंडेक्स में, लेकिन ये रिपोर्ट को यहाँ से कंफ्यूज कर देंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो ये इंडेक्स है द हुरूम रिसर्च इंस्टीट्यूट करके रिलीज करता है। सेकेंडली जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है इसके अंदर फर्स्ट रैंक पे कौन सी कंट्री है तो आपको पता होना चाहिए यूएसए है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे इंडिया है। ये आपको पता होना चाहिए। अब यूएसए के अंदर कितने यूनिकॉर्न है वो 758 है, चाइना के अंदर 343 और इंडिया में 64 है। एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न कब होता है तो उसके लिए दो कंडीशन होती है। फर्स्ट इज 1 बिलियन की वैल्यूएशन होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है वो प्राइवेटली ओन होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी पब्लिकली ओन स्टार्टअप। देन दिस इज द टू कंडीशन फॉर एनी स्टार्टअप टू बी ए यूनिकॉर्न। Now you have to know about that which Indian cities are getting top ranks in this index. Then Bengaluru is one of the city, second city is Mumbai and third city is Gurugram. Seventh rank is for Bengaluru and near about 22nd rank is for Mumbai. You have to check this. I am forgetting right now. यूनिकॉर्न की मैंने आपको दो कंडीशन बताई दी है कि सबसे पहले तो ये प्राइवेटली ओन होना चाहिए और इसकी 1 बिलियन की वैल्यूएशन होनी चाहिए। Now you have to relate this prelims news with mains where you can use this unicorn index. Now in economy, if question comes regarding startup ecosystem or innovation or entrepreneurship, then you can mention about India's unicorn. With respect to global unicorn index, India is at third position and this looks really lucrative. But can you even imagine that China is having 343 unicorns and as well as USA is having 758 unicorns and India is just having only 64 unicorns. So जो डेटा है मैं आपको बताता हूँ। डेटा के लिए एक मस्ट जो चीज बोली जाती है वो ये होता है कि डेटा कुछ ना कुछ इंडिकेट करता ही है, लेकिन वो जो डेटा को शो कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि डेटा को क्या दिखाना है और क्या छुपाना है। जब आप ये बोलना चाहोगे कि हाँ इंडिया अच्छा कर रहा है, इंडिया इनोवेशन के मामले में अच्छा कर रहा है, तो आप ऐसा दिखा सकते हो कि इंडिया इज एट थर्ड पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। बट इफ यू रियली वांट टू प्रेजेंट नेगेटिव इनसाइट और नेगेटिव पिक्चर देन यू कैन से इंडिया इज हैविंग जस्ट ओनली 64 यूनिकॉर्न्स। जब आप ये वाला यूज करोगे तो आप इसके अंदर इसको आयरोनिकली दिखा सकते हो कि इंडिया के पास 64 यूनिकॉर्न है बट इंडिया के पास पोटेंशियल है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है बहुत ज्यादा। इंडिया के पास जब थर्ड पोजीशन पे है तो इंडिया का जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो काफी फ्लेक्सिबल है, एज दो इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड अ लॉट मोर टाइम्स, बट इफ यू लुक इन द वर्ल्ड देन नंबर ऑफ यूनिकॉर्न इज वेरी लेस। So it can be concluded somehow that there may be a regulatory cholesterol and there needs to be reorganized or overhauling for the system. तो आप उसके अकॉर्डिंग आप दिखा सकते हो। आप ये बता सकते हो जो एफडीआई का क्वेश्चन आएगा, जब इकोनॉमिक ग्रोथ का क्वेश्चन आएगा, जब आप यूनिकॉर्न से रिलेट कर सकते हो, ऐसे बोल सकते हैं कि इंडिया के अंदर एफडीआई इंक्रीज हो रही है, तो आप बता सकते हो हाँ इंडिया के अंदर यूनिकॉर्न ज्यादा हो रहे हैं एज पर ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। जो यूनिकॉर्न्स होते हैं वहां पे एफडीआई का फ्लो होता ही होता है। सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि इंडिया के अंदर एफडीआई को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, तो आप वहां पे ऐसे दिखा सकते हो कि हम लोग स्टार्टअप कल्चर को बूस्ट कर सकते हैं, जो हमारा रेगुलेटरी सिस्टम है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, स्कूल एंड कॉलेज लेवल पे जो इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं उनके जो नंबर्स होते हैं वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो आपको पॉजिटिव टोन भी पता होनी चाहिए, आपको नेगेटिव टोन भी पता होनी चाहिए। एंड टुडे वी हैव डिस्कस्ड ऑल द न्यूज विद रेस्पेक्ट टू प्रीलिम एज वेल एज मेंस। आई होप दिस सेशन वाज वेरी मच हेल्पफुल टू यू। I am putting my 100% effort. I will put my 100% effort. Thanks for listening. Have a nice day.